हमारे साथ नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए नवीन हैं। गौड़ प्रवक्ता स्वागत है हमारे सर साथ जुड़े आपके हैं। साथ, आपका स्टूडियो में हमारे साथ है। और मैं चाहूंगा कि चविष्का आप चर्चा को आगे बढ़ाएं अभिषेक जी से भी बिल्कुल, जैसे कि सबसे टैक्स के बारे सभी में। विपक्ष से हमने राय ली है, एक बार नवीन गौड़ जी आपसे भी राय लेना जरूर चाहेंगे कि आज हम्म। 3.0 का पहला बजट जो है पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। क्या कुछ उम्मीदें इस बार आप बजट से लगा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हमारे जितने पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को भी नमस्कार, और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को भी नमस्कार। देखिए, बजट से हर वर्ग को अपेक्षाएं हैं और हर वर्ग ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार बजट तो उन्हें टैक्स में भी राहत देगा, और जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों का रिवर्स हुआ है, डेवलपमेंट के बजाय उनका रिवर्स डेवलपमेंट हुआ है, उनको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठाएगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। अगर हम स्पेशली बात करें एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर में जिस प्रकार से, अगर मैं हरियाणा की स्पेसिफिकली बात करूं, तो जिस प्रकार से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा, नुकसान हुआ है, मतलब सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। रादर उन संस्थाओं को कहीं ना कहीं उनका नुकसान किया गया, उनको नष्ट करने का काम पिछली सरकार ने करा है। इसके साथ साथ अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हरियाणा पहले नंबर पे CMEI की रिपोर्ट कह रही है और चिल्ला चिल्ला के कह रही है। और ये बड़ी विचित्र बात लगती है मुझे जब कहते हैं कि स्किल्स में जो HKRN है, जिसमें 8,000 रुपए की नौकरी लग जाती है, आसानी से लग जाती है। मैं आपको चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि खुल्लम खुल्ला उसमें रिश्वतखोरी होती है, खुल्लम खुल्ला पैसे मांगे जाते हैं। भले ही वो पोर्टल से चलता है, भले ही वो पोर्टल है, वो पोर्टल से चलने वाली चीजें हैं, बावजूद उसके इनके पास बैकएंड में बैठ के ये क्या करते हैं नहीं पता, बट उसमें भी खुल्लम खुल्ला रिश्वत भी होती है। दूसरी बात, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की हम बात कर रहे हैं। 8,000 रुपए में मतलब एक इंसान अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता आज के दिन। अपने 2 बच्चों को अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों की तो व्यवस्था आपने नष्ट कर ही दी है, अगर वो आपको अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे तो वो पढ़ा नहीं सकता। और हम यहाँ बैठ के अगर कह रहे हैं कि 8,000 रुपए में वो अपना घर का खर्चा चलाएगा, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे भी खैर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हमें अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा की जो स्टेट मिनिमम वेजेस हैं वो भी 8,000 तो कम से कम नहीं है, वो भी लगभग 9200 रुपए, विच इज ऑल्सो वेरी लो एज कंपेयर टू द एक्सपेंसेस दैट पीपल आर फेसिंग। जो एक्सपेंस है किसी भी घर को चलाने के, उसके कंपैरिजन, उसका अगर हम कंपेयर करेंगे हरियाणा की स्टेट मिनिमम वेजेस का, तो जो दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करती है। 9500 के आसपास हरियाणा की स्टेट मिनिमम वेजेस हैं। और इसके साथ अगर हम एक घर चलाने का अगर खर्चा, एक नॉर्मल छोटे परिवार का, 4 लोगों के परिवार का खर्चा भी अगर कैलकुलेट करते हैं, सो वो भी उसमें कवर नहीं होता। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि सरकार एम्प्लॉयमेंट पे कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, ताकि जो बेरोजगार है, क्योंकि हम उस कंट्री में रहते हैं जो आज के दिन दुनिया की सबसे यंग कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री है, और यंगेस्ट कंट्री में सबसे आज एम्प्लॉयमेंट का होना, यूथ मारा जो फिर रहा है, जो मक्खियों की तरह भिनभिना रहा है रोड के ऊपर कंपनियों की चारों तरफ, और सरकारी नौकरियों के लिए मक्खियों की तरह भिनभिना रहा है चारों तरफ, उसको नौकरियां नहीं मिल रही है। एक एक छोटी नौकरी के लिए लाखों लड़के, चपड़ासी की नौकरी के लिए ऐसा हो जाता है कि चपड़ासी की नौकरी के लिए हजारों लाखों फॉर्म चले जाते हैं, जिसमें PhD करे हुए लड़के लड़कियां भी फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश गंभीर परिस्थिति से, आपके नजरिए से बड़ा मसला है नवीन जी, नो डाउट इसमें, और अच्छी बात है, अग्रेसिव होना भी अच्छी बात है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज जो चर्चा हो बड़े अच्छे तरीके से हो, इस चीज पर बात हो कि क्या हमें सुधार देखने हैं, क्या चीज बेहतर हो रही है, उसकी भी बात हो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर। अभिषेक जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा था। आप एक टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और टैक्स को लेकर बड़ी उम्मीदें लगा रखी, लेकिन आपके नजरिए से फिलहाल एम्प्लॉयमेंट को लेकर देखें तो क्या स्थिति आपको नजर आती है, और इसमें क्या आपको लगता है कि और क्या सुधार होने चाहिए? एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाएं और उन पर काम चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप और ऐसे क्या सुझाव हो सकते हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है इस बजट में लेकर? बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था, यही बताना चाह रहा था आपको कि अभी जो ये बजट है, जो अमृतकाल की बजट कहते हैं, और जो इसका जो मेन एम है ये आपका 2047 है, जो कि विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत जो है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो अभी बातें चल रही है, इससे तो हो नहीं सकता, ये अचीव नहीं कर सकते हम, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हम आंकड़े देखें तो कल जो सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसमें मैं इसे देख रहा था, पढ़ रहा था,
जो पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन है ये 2015 से 2024 के बीच में 17 टाइम्स बढ़े हैं, 17 गुना ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा मार्च 2024 तक जो DPIIT रिकॉग्निशन है, जो इसको स्टार्टअप रिकॉग्निशन कहते हैं, ये मार्च 2024 तक 13,000 हो चुके हैं। स्टार्टअप के बारे में बता देना चाहूंगा, स्टार्टअप वो है जो न्यू आइडिया है, न्यू इनोवेशंस है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अलावा जो उससे हटके नए इनोवेशंस हैं, नए बिजनेस आइडियाज हैं। इसमें इंक्लूड होता है स्केलेबिलिटी, स्केल पे, बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है, वो इसमें शामिल है। तो इस तरह की चीजें जो निकल के आ रही है सामने, जो पिछले प्रयासों से आई है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली बातें जो है नहीं हट। सिर्फ नौकरियां दे देने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी ये। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, और इसके लिए जो ये स्टार्टअप्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम देख रहे हैं, ये अचीव किया है हमने, काम हो रहा है उसमें, ये अचीव किया है। और इसके अलावा आप अगर पीछे अगर आप देखें जो बजट का आप प्रोपोर्शनल देखेंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत ही ज्यादा हमेशा परसेंटेज बढ़ रही है। और इस बार भी अगर मैं एम अगर 2047 की करते हैं, अगर डेवलप कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इस बार की बजट में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर है ये मुझे लगता है पिछले सारे बजट से ज्यादा होगी। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर होते हैं और बजट में आता है, तो इससे जुड़ी सारे सेक्टर्स में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पे है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जरूर डाउन जाएगा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चीजों में अपने आप ही सुधार आ जाएगा, हर जगह सुधार आ जाएगा। चविष्का, मैं चाहूंगा कि बहुत देर से विजेंद्र रेणु जी भी इंतजार कर रहे हैं, मेघराज जी भी इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ भी बने हुए हैं। विजेंद्र जी, देखिए किसानों का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आता है हर बार, चाहे चुनावों की बात कर लीजिए या बजट की बात कर लीजिए। किसान भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसमें वो खासा परेशान है। लगातार हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी सरकार है वो भी ये कहती हुई नजर आती है वे किसानों के लिए लाभ की चीजें हैं, उनके लिए अच्छे के लिए, भलाई के लिए ये चीजें की जाती है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, देखिए मैडम जी, वास्तव में किसान बहुत परेशान है। और किसान जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा परेशान भी वही है। किसान के तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता है और उसको खाने के लिए भोजन नहीं होता है। आज भी वो वही जो पुराने हिसाब के अपनी मेथी की चटनी और प्याज के साथ खाना खाने का काम करता है। उसका एक कारण, सबसे बड़ा यही कारण है कि उसकी तरफ सरकार का बहुत कम ध्यान है। सरकार कितनी भी अपनी जो है ना बढ़ाइयाँ गाती रहे, लेकिन जो ध्यान किसान की तरफ देना चाहिए सरकार ने आज तक उनकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। इन्होंने कहा कि हम जो है ना 6,000 रुपए पर ईयर जो है किसान के खाते में डालने का काम करते हैं। इसके एवज में इन्होंने क्या किया कि किसान के ऊपर जितने भी वो इनपुट मटेरियल है, चाहे उसके इंस्ट्रूमेंट है जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाने का काम कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने 6,000 रुपए किसान को देकर के ये जताने का प्रयास किया है कि भाई हम आपको आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कि किसान के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, किसान के इनपुट के ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, वहां पर आपने भारी भरकम टैक्स लगाने का काम कर दिया। तो इससे तो किसान और ज्यादा नुकसान में गए। आप ये 6,000 मत दीजिए, लेकिन किसानी के ऊपर जो आपने टैक्स लगाने का काम किया है उसको हटा दीजिए, उसको खत्म करने का काम करें, तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा उनको बेनिफिट होगा। दूसरी बात, इन्होंने कई योजनाएं बनाने का काम किया। देखिए सबसे बड़ी बात जो टेंडरिंग की थी बात, ई ट्रेडिंग की अभी इन्होंने काफी ई मंडियां भी बनाने का काम किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, इस तरह की योजनाएं लागू करने का काम किया। मैं इनको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए किसान के सामने 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1 तो प्रॉब्लम थी कि किसान ज्यादातर ग्रामीण निवासी होते हैं, गांव में रहते हैं। वहां पर आज तक भी हमारे हिंदुस्तान में नेट की प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप जो डिजिटलाइजेशन करने का काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने किसान को कोई जानकारी नहीं दी है। बढ़ते हुए जमाने में, मॉडर्न जमाने में डिजिटलाइजेशन कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसका बेस तैयार करके यदि आप उसको आगे बढ़ाने का काम करते तो शायद किसान को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इसी प्रकार से आप 3 लॉ ऑफ एग्रीकल्चर लेकर के आए और उनके लिए किसानों को 13 महीने तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा।
और फिर जाकर के किसान को अपने फैसले वापस लेने पड़े। आखिर इस तरह के जो आप फैसले लेकर के आए, किसानों की एक मांग थी जब आप किसानों के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं, कोई रूल लेकर के आते हैं, तो उसमें किसानों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो शामिल होना चाहिए। और इस बात के माध्यम से मैं तो कहता हूँ, सरकार क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार जो गवर्नमेंट है दैट इज बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो भाई जब आप फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल हो, तो फिर जब कोई रूल रेगुलेशन आप बना करके लाते हो तो उसमें स्टेक होल्डर को शामिल क्यों नहीं करते? आप मोनार्ची क्यों लागू करने का काम करते हैं? आप राजतंत्र क्यों बन जाते हैं जीतने के बाद और सरकार बनाने के बाद? क्यों नहीं स्टेक होल्डर को आप अपने साथ शामिल करने का काम करते हैं? किसानों को जो है ना अभी जो 6,000 रुपए दे रखे हैं, मैं तो ये कहता हूँ किसान की तरफ ध्यान दे। पीछे कितनी मीटिंगें हुई, कितने आंदोलन हुए। आज भी हमारे हरियाणा प्रदेश में शंभू बॉर्डर के ऊपर किसान कितने दिनों से आंदोलनरत हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा, उनसे कोई बात नहीं की जा रही है। तो अन्नदाता तो कहते हैं सभी, हमने सीतारमण जी का भी कल का मैंने भाषण सुना था थोड़ा सा, वो कहती मैं अपने अन्नदाता को ये करूंगी, ये करके दूंगी। भाई आप उसको अन्नदाता तो बोल रहे हो, लेकिन उसकी समस्या को समझ करके, जान करके उसकी समस्या को दूर करने का भी काम आपको करना चाहिए। दूसरी बात विनय जी, देखिए मैडम जी, इन्होंने शिक्षा के बारे में एक बात आई, मेरे मन में शिक्षा के ऊपर भी एक बात आई थी। मैं हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को एक श्रेष्ठ बनाने के लिए, और किसी भी राष्ट्र का जो दर्पण होता है वो शिक्षा होती है, शिक्षा का क्षेत्र होता है। अभी ठीक कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा जो है ना एक गुण होता है, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश की शिक्षा का आप हाल देख लीजिए। सरकार ने एक चिराग योजना लागू की, अच्छा स्टेप। शिक्षा वाले मुद्दे पर आया था सर, 134 लागू की, वो भी एक अच्छा स्टेप था। अभी कृषि पर बात कर रहे थे, किसान पे बात कर रहे थे। सही ढंग से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? क्यों सरकार जो शिक्षा वाले मसले पे आएंगे सर, बहुत समय अलग अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं, थोपने का काम करती है, सही तरीके से लागू क्यों नहीं करती? ठीक है सर, बहुत सारे गेस्ट हैं, सभी को समय मिलना चाहिए, इसीलिए मैं एक एक सेक्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ सभी से। मेघराज जी, आप क्या कहेंगे? किसानों और कृषि के नजरिए से देखिए चीजें बेहतर हुई हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विपक्ष को मानना चाहिए, लेकिन समस्याएं भी बहुत है, ये हम भी मानते हैं। उन समस्याओं पे भी काम होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बजट के जरिए, देखिए कोई भी बजट जब पेश होता है वो दिखाता है कि आने वाले एक साल की तस्वीर कैसी होगी, इस सेक्टर के लिए किस तरह की चीजें बनती नजर आएंगी, तस्वीरें कितनी सुखद होंगी या सुखद नहीं होंगी, ये सब चीजें उस बजट से नजर आती हैं। आपको क्या लगता है इस बजट के जरिए कृषि के क्षेत्र में किसान के लिए क्या कुछ चीजें और बेहतर होनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने विनय जी। इस जो चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग इस बजट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के 10 साल मोदी सरकार जो है अपने बजट के अंदर लोग लुभावन वादे जो है लेके आई है। और जहाँ अभी मैं सुन रहा था कि हमें अच्छी बातें भी करनी चाहिए बजट में, तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ तो 2016 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई थी, हाईवेज की बात हुई थी, बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, रेलवे स्टेशन की बात हुई थी। बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई है। मैं डेफिनेटली ये भी कहना चाहूंगा इनसे थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, लेकिन जिस ग्रोथ के साथ हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये मैं आपको मेजर जो है जो प्रॉमिस थे, जिसे हम मोदी जी की गारंटी बोलते हैं, जो कि विकसित भारत में हमें हेल्प करेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हाईवे हो, बुलेट ट्रेन हो, ये डेवलपमेंट के बहुत बड़े जो है टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना डेफिनेटली इट्स नॉट दैट मच इजी। बट इनसे अगर आप लिंक करेंगे, चाहे आप उसमें देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, वो क्या हम उस लेवल पर इंडस्ट्रीज से हम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाईवे की बात करता हूँ, आवास की बात करता हूँ, सीमेंट फैक्ट्री का हो जिसमें, लेबर का हो जिसमें, और आपका स्टील का हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन क्या हम वो अपने देश में उतना स्टील, उतनी सीमेंट, उतना वो सब कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार की बात करते हैं, हर सेक्टर के अंदर रोजगार आपने देखा होगा कि पद खाली पड़ेगा, चाहे सरकारी हो तो गैर सरकारी हो, वो पद भर ही नहीं जा रहे, जिससे कि लोग परेशान हैं। और जहाँ बात की जाती है, हमारे प्रवक्ता ने बताया अभी कि भाई हम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन उसकी फीस जब आप बात करते हैं वो करोड़ों में जाती है। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर के लिए जाते हैं, आज करोड़ों रुपए आप ये देखिए, मैं करोड़ रुपए लगा के और तब अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के बावजूद जो रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर एयरपोर्ट पे एक जॉब निकली थी जिसमें सिर्फ
25 लोगों की जॉब थी और 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो सर, बहुत वायरल हुआ था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 15 लाख 25 जॉब के लिए पीएचडी करे हुए लोग अगर लाइन में खड़े हुए हैं, तो हम शिक्षा की तो बात करेंगे, हम आपको इंजीनियर बना देंगे, आपको डॉक्टर बना देंगे, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर रोड पे घूम रहे हैं, उनको अगर सही जगह पर सही स्थान नहीं मिलेगा, उसी का रीजन है। आप देखेंगे पूरे अक्रॉस इंडिया में आज क्राइम रेट देखिए, चोरी देखिए, कितनी सब चीजें हो रही है, क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि हम शिक्षा के साथ आपका शिक्षा पर ज्यादा जोर है। साथ में आप किसानों की बात कर रहे थे, किसानों की जैसे अभी हमारे सभी प्रवक्ता भाई भी बोल रहे थे, किसानों की जब बात करते हो तो जब हम एक पानी की बोतल का प्राइस किसी भी 5 स्टार होटल के लिए फिक्स कर सकते हैं, तो क्या वही चीज हम किसानों के टमाटर प्याज के बेसिक्स है इनका नहीं फिक्स कर सकते हैं, ताकि उन्हें पैसे रेट मिल सके। वो 5 रुपए 10 रुपए, और जब वो उतना उसको ट्रांसपोर्टेशन का मंडी तक ले जाने का खर्चा हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है, उसको बाहर रोड पे फैलाना पड़ता है। अगर उसका एक फिक्स मिल जाए उसको, तो एटलीस्ट कम से कम उसका घर तो फिक्स चल सकता है। इन्फ्लेशन रेट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तो 5 रुपए की चीज है, अगर मैं किसान का मान लो फॉर एग्जाम्पल 35 रुपए करता हूँ, तो कम से कम 50 रुपए की तो मार्केट में मिली जाएगी, वो भी इम्पैक्ट डाला जाएगा। साथ में किसानों को जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो खाद हो, बिजली हो, पानी हो, वो टाइम से मिलना चाहिए। हाँ, मैं ये भी आपको अप्रिशिएट करूंगा इस सरकार को कि पिछले कुछ सालों के अंदर हम देख रहे हैं किसानों को खाद की कोई परेशानी नहीं होती। जैसे पहले मैंने देखा था कि 2014 से पहले किसान लाइन में खड़े होते तो उन्हें खाद नहीं मिलता था, सिलेंडर के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ता था, फ्लैग मिलिंग होती थी। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, उतना ही अगर हमें 60% प्लस मेरे पास यूथ है, मैं उसको क्यों नहीं चैनलाइज करता अपने यूथ को, क्यों नहीं मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता हूँ, क्यों नहीं मैं, ये सारी सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जैसे हमारे तरफ से भाई ने बोला कि सरकार किसके लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, तो जनता का जब तक आप उस जनता को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, साथ में उनको सब फैसिलिटीज देने में, ताकि वो इन्वॉल्व हो और ग्रो करे। मैं अभी सुभाष जी का बड़ा इंटरेस्ट था जो उन्होंने अपने उसमें बताया था कि जिसके अंदर बेरोजगारी की बात कर रहे थे और फ्री वाइफ की बात कर रहे थे। आप फ्री वाइफ दे रहे हैं इलेक्शन के अंदर, आप जहाँ हमारा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला जाता है जब हम जो है जब वोट मांगने के लिए जाते हैं, जब हम बोलते हैं फ्री प्लाट देंगे, 8500 रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। मतलब आप वोट खरीद रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं उस यूथ को, चाहे वो पैसे दे के कर रहे हो, कैसे भी उनकी वोट लेते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद वो क्या होगा, ये सब चीजें एक चैनलाइज है। आप, मैं तो यही बोलूंगा सरकार को कि आप जब आपके पास पूरा इतना 140 करोड़ के देश के अंदर 60% यूथ है जो कि आज पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, तो 4.5% जो हमारा इन्फ्लेशन जो है, हम क्यों 5वें स्टेज पे हैं? जब मेरे देश के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास उसके माध्यम है, मेरे पास पैसा है, तो मैं उन सब चीजों को चैनलाइज करके एक अच्छे भारत की, एक सर्वश्रेष्ठ भारत की नींव क्यों नहीं रखूं, और उस नींव के साथ, क्योंकि जब तक मेरा विजनरी लीडरशिप नहीं होगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा अभी हम किसानों की बात करते हैं, श्री दुष्यंत चौटाला जी जब तक डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने हर वार्ड, हर ब्लॉक के अंदर मंडियों की व्यवस्था कराई, ताकि किसान अपनी फसल दूर ना जाके पास में अपनी मंडी में जाके बेच दे। उन किसानों के लिए काम तो हो रहे हैं, देखो सर, 24 आवर्स पैसा उनके अकाउंट में डालने की बात हुई, उनके अकाउंट में जाता था, तो अपना व्यापारी बेहतर हो रही है ना चीजें, मतलब और बेहतर होने की जरूरत है। अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है, उस पर काम चलता रहेगा। देखिए, जब तक विजनरी लीडरशिप की जरूरत है, ताकि वो चैनलाइज कर सके अपने सारे मीडियम्स को, चाहे मेरे यूथ का हो, चाहे मेरे फाइनेंस का हो, चाहे मेरे जो है स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, जहाँ आप कह रहे हैं 8,000 रुपए स्किल डेवलपमेंट के नाम से दिया जाता है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आज एक पीएम की पोस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हैं, जी बिल्कुल आपके सवाल वाजिब हैं। चलिए बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बनी हुई, उन्हीं से पूछ लेते हैं। प्रियदर्शनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रियदर्शनी, देखिए जो पीएम योजना है किसानों को लेकर जो चल रही है, सालाना जो 6,000 की किस्त आती है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि किसान उससे नाखुश है। अब क्या लग रहा है इस बजट में, क्या वो जो स्कीम है जो 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं किसानों के, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी? क्या इस पर विचार किया जा सकता है? देखिए, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकती हूँ कि मोदी 3.2 जो सरकार है वो किसानों के लिए ही नहीं, हर वर्ग की हम बात करते हैं कि सबके लिए उस पिटारे में कुछ ना कुछ होगा ही। अब मैं एक बहुत ही आंकड़ा पिछले बजट का ही आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से लाभ हुआ है किसानों को। जी। जो पिछले साल का बजट था उसमें 1,25,035
एग्रीकल्चर बजट था, मतलब किसानों के लिए बजट था, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम किसानों के बारे में सोचते हैं। जी। अब बजट के कुछ हाईलाइट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 4 करोड़ के करीब किसानों को आज बीमा प्रोवाइड करवाया गया है। आज किसान जो है जब अपनी खेती करता है तो उसे ये डर नहीं होता कि अगर फसल अगर खराब हो जाएगी तो उसके बाद मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा या मेरे बच्चों को मैं कैसे यापन कर पाऊंगा। तो आज कहीं न कहीं एक सिक्योरिटी अगर किसी ने दी है तो वो मोदी सरकार ने दी है। हम बात कर रहे थे टमाटर के और प्याज के प्राइजेस के बारे में, जिस अक्सर यहाँ पे बोला जा रहा था कि इतने प्राइजेस बढ़ गए हैं। मैं आपको बताऊं, एक शब्द होता है अंग्रेजी में नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि आपदा, यानी कि जो भी आपदा अगर हो सकती है उस पे हमारा जोर नहीं है, लेकिन इस तरीके की बीमा से आज किसानों को डेफिनेटली लाभ हो रहा है। कोई भी प्राकृतिक आपदा को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका निवारण अगर आप सही से कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसान के हित में बोल रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत 28 लाख से ज्यादा किसानों को इसमें लाभ मिला है। 1 करोड़ 4 लाख किसानों को स्किल मशीन से फायदा हुआ है। जब पराली से पंजाब पूरा जल रहा था, ऐसे बहुत सारे प्रदेश थे जहां पे जिसको कहते हैं किसान, आम जनता, किसान परेशान थी। हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में हमने किसानों को मशीनें प्रोवाइड की। जो बड़े किसान थे उनको बड़ी मशीनें प्रोवाइड करवाई हैं पराली के लिए, और छोटे किसान थे, छोटे किसानों को भी मशीनें प्रोवाइड करवाई हैं। इससे ये पता लगता है कि सरकार कितना किसानों के बारे में सोचती है। नहीं, वो टैक्स वाली बात पे भी थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दे दें, क्योंकि जब भी बात करते हैं विपक्ष यही सवाल उठाता है कि आपने ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया, आपने इस चीज पर टैक्स बढ़ा दिया, खाद ठीक से नहीं मिल रही है, परेशानी। देखिए, खाद भी मिल रही है, सारी टैक्स चीजें हो रही हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्योंकि देखिए अब समझने की बात है। देखिए, इसको बहुत ही लॉजिकली समझिए। 60 साल तक किसका राज था ये सबको मालूम है, किन्होंने राज्य किया। ये नारा देते थे कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने देश के गरीबी हटाना क्या था, और देश के गरीब को और गरीब कर दिया। तो आप ये सोचिए कि जब हमें ये इकोनॉमी मिली थी तभी 10वें नंबर में थी, आज 5वें नंबर पे है ना। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं बनी बनाई बात बोल रही हूँ, फैब्रिकेटेड बात बोल रही हूँ। ये तो डेटा है, सबके पास है। यहाँ पे सारे प्रवक्ता इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, नैनो यूरिया का अगर किसी ने सही तरीके से उपयोग करवाया है सफलतापूर्वक, तो हमने करवाया है। मतलब कि आज की डेट में किसान जो है हाईटेक हो गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। आज की डेट में आज किसान जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके आज अपना काम कर रहा है। यूपीआई के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूं कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को भी फायदा हो रहा है। आप समझिए, आज किसान को अपनी कोई पेमेंट लेनी हो, कहीं पेमेंट देनी हो, कोई चीज चाहिए, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आज केंद्रों पे आप जाइए जहां पे खाद उपलब्ध होता है, चीजें उपलब्ध होती है, उसके लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता था। वहां पे तो बिना, पहले का जमाना ऐसा था, हरियाणा में ऐसा हाल था हुडा साहब के साथ टाइम पे या इनेलो के टाइम पे, कि इस तरीके से खादों के लिए जिसकी बातचीत होती थी उसको मिलता था, जिसकी बातचीत नहीं होती थी उसको कुछ नहीं मिलता था, ठन गोपाल हो जाता था। मतलब जनता त्राहीमाम थी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन करिए, ना कोई जिसको कहते हैं आपसे कोई रिश्वत मांगेगा। पोर्टल में आपसे कौन रिश्वत मांगेगा, आप बताइए। तो इस करप्शन को भी अगर खत्म किया है, वो भी मोदी सरकार ने किया है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से 5वीं इकोनॉमी से कैसे हम 3री इकोनॉमी पे आते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुझे पूरी उम्मीदें हैं हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से। वो अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं, अपने आप में एक बहुत एक्सपीरियंस चेहरा है, और मैं आशा करती हूं कि उसमें और भी अधिक फायदा हमारे किसान भाइयों को होगा, क्योंकि हमें मालूम है मोदी जी खुद ग्राउंड से बने हुए व्यक्ति हैं, जमीनी हकीकत को जानते हैं। किसी राज परिवार से नहीं है, किसी शाही परिवार से नहीं है। वो जानते हैं कि किसान के घर पे जब एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है और उसके बच्चे भूखे सो रहे होते हैं तो कैसा महसूस होता है। जी।
चलिए उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए कोई भी अच्छी चीज होगी तो उसमें कमियां भी होती हैं, उनको होती हैं, धीरे-धीरे ही बिल्कुल सुधारा होती हैं। जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए सुभाष सप्रा जी से भी बात करनी है, अलग अलग सेक्टर पे मुझे बात करनी है, उनसे झा साहब से भी बात करनी है, लेकिन मैं नवीन जी से नहीं बात कर पाया था कृषि के मामले में। कृषि के मामले में नवीन जी आपकी क्या राय है और इस बजट से आप क्या चाहेंगे कि क्या ऐसी चीजें किसानों को देने की कोशिश की जाए, कृषि क्षेत्र को देने की कोशिश की जाए, जिससे कि और ज्यादा मजबूती के साथ कृषि के क्षेत्र में हम अर्थव्यवस्था को और ज्यादा आगे बढ़ा सके? देखिए विनय जी, कृषि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश की उन्नति में, चाहे वो दुग्ध क्रांति का एक समय हो, चाहे वो हरित क्रांति का समय हो। सो उसमें किसानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश की उन्नति में था, है और आगे भी रहेगा। परंतु अगर हम आज की व्यवस्था की बात करें, अगर हम एमएसपी की बात करें, तो सरकार जब मैनिफेस्टो बनाती है और सबसे ज्यादा एम्फसाइज करके अगर किसी चीज को कहती है तो उन चीजों पे सबसे पहले सरकार को काम करना चाहिए, रादर उन चीजों को लास्ट के बजट के लिए लटका के रखना चाहिए। तो इन्होंने जो कहा था कि एमएसपी में बढ़ोतरी करेंगे, ये इनका 2024 का मैनिफेस्टो है कि एमएसपी में ये बढ़ोतरी करेंगे। तो हम इस बजट से अपेक्षा करते हैं कि आप इस बार जो मोदी की गारंटी है वो गारंटी, क्योंकि गारंटी शब्द हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान का एक गरीब से गरीब और ग्रामीण क्षेत्र का आदमी भी गारंटी और वारंटी में भी अंतर समझता है। तो जब गारंटी कहते हैं तो उस गारंटी को निभाना भी चाहिए। तो जो एमएसपी में बढ़ोतरी की बात है और जो किसान को एमएसपी देने की बात है, जो इन्होंने गारंटी दी है, मैं ये अपेक्षा करता हूं और हर हिंदुस्तानी अपेक्षा करता है किसान की वो एमएसपी की जो गारंटी है वो ये सरकार इस बजट में ही पूरी करके दे, नंबर 1। नंबर 2, फर्टिलाइजर के जो रेट दनादन पिछले 10 साल में बढ़े हैं और फर्टिलाइजर की जो लगातार, चाहे वो यूरिया हो, फर्टिलाइजर की जो कमी हुई है और जो किसानों को मारे फिरना पड़ा है फर्टिलाइजर के लिए, वो बहुत ही गंभीर समस्या रही है हमारे देश में। और फर्टिलाइजर के न केवल दाम बढ़ा दिए गए, परंतु फर्टिलाइजर की जो क्वांटिटी होती थी उस क्वांटिटी को कम कर दिया। तो 50 किलो का जो कट्टा था यूरिया का, उसको 40 किलो कर दिया, रेट को डबल कर दिया। सो वहां पर ये सरकार क्या करना चाहती है किसानों के लिए, ये भी बहुत ही देखने की बात है। हाँ जी, ये तो किसानों के लिए। और तीसरी चीज, हाँ। जो किसान जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, ट्रैक्टर से लेके, हर्रों से लेके, कल्टीवेटर से लेके, और जो भी इक्विपमेंट यूज करती है, किसान को कोई पेंशन थोड़ी देती है सरकार, किसान को कोई एडिशनल बेनिफिट थोड़ी देती है सरकार, जो कि अपने जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनको तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। बावजूद उसके किसानों पर जो टैक्स, क्योंकि किसान जो ट्रैक्टर खरीद रहा है वो किसी लग्जरी के लिए कार नहीं खरीद रहा है, वो देश की उन्नति में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रैक्टर खरीद रहा है। धूल मिट्टी में वो ट्रैक्टर चलाएगा तब देश में उन्नति होगी। तो जब वो ट्रैक्टर खरीदे उस पे कम से कम ये जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट है, कम से कम कृषि में आने वाले जो इक्विपमेंट है, इन सब इक्विपमेंट पे जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए आलू टमाटर प्याज की हम बात कर रहे थे, आलू टमाटर की प्याज पे जो हम बात कर रहे थे तो हमें बताया भाजपा की प्रवक्ता ने कि आपदा, देखिए आपको, हमें तो नहीं पता, आपको लगता है कि देश अगर आपदा में है आज के दिन तो बहुत ही गंभीर बात है। नेचुरल क्लैमिटी बोला था मैंने नेचुरल क्लैमिटी। हाँ, मैं मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ। आपदा नहीं बोला था, नेचुरल क्लैमिटी बोला था। अच्छा, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे करेक्ट करिएगा। तो जो प्राकृतिक आपदा की बात करी कि प्राकृतिक आपदा के चलते ये सब चीजें हो रही है, तो प्राकृतिक आपदा अगर आज भी हमारे देश में है तो 10 साल से आपकी सरकार है। परंतु मैं ये समझता हूँ आलू टमाटर प्याज, और मैं इसको किसानी से इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, मुझे भी पता है जब हम खेत में जाते थे और जाते हैं गेहूं काटने के लिए, चाहे गेहूं निकालने के लिए, तो घर से माँ प्याज ले जाती है और वहां पर प्याज को ऐसे तोड़ के हम खा लेते हैं, प्याज के साथ चटनी बना के ले जाते हैं। टमाटर प्याज सबसे सस्ता खाना होता है, टमाटर प्याज की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी बनाई, आलू की चटनी। तो इन सब चीज जो एसेंशियल्स हैं, किसी भी एक मध्यम वर्गीय या उससे भी नीचे के स्तर की अगर हम बात करें, उसके लिए बहुत एसेंशियल चीजें हैं। इन चीजों के रेट जब दुगने होते हैं तो उसे प्राकृतिक आपदा नहीं, उसे काला बाजारी कहते हैं और उसे ऑफिशियल ठगी, ऑफिशियल लूट कहते हैं, जो काला बाजारी के माध्यम से ये सरकार करती आ रही है।
तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो एसेंशियल्स हैं, जो जिंदगी जीने के लिए, जैसे अनाज, दाल, तेल और ये सब चीजें, एसेंशियल्स के ऊपर सरकार क्या करना चाहती है। अगर आप मुझे समय देंगे, मैं 2-3 चीजों पे और कहना चाहता बस हूँ। जल्दी जल्दी सर, क्योंकि अभी ज्यादा आप हाँ, हमें भी नहीं बचा, बिल्कुल, क्योंकि अब बजट 10:30 पेश हो जाएगा, का तो समय आप हो गया है। कीजिए, आप बात बस, पूरी हाँ, करिए। देखिए, तो इन्होंने जो मेजर प्रोमिसेस करे थे उनमें से एक लखपति दीदी था, और लखपति दीदी पे चिल्ला चिल्ला के मोदी जी ने जो प्रचार प्रसार किया, मैं चाहता हूँ लखपति दीदी के लिए कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर करेंगे, सीतारमण जी के माध्यम से वो कुछ करवाएंगे। इन्होंने कहा था कि हर घर को, हर गरीब को निशुल्क बिजली मिलेगी। हम चाहते हैं वो अंतिम साल में जाके ना करें। आज इस बजट में जो निशुल्क बिजली की इन्होंने बात करी थी वो पूरी करके दिखाएं। इन्होंने कहा था कि हर गरीब को पक्का मकान देंगे। पिछले 10 साल में आप नहीं दे पाए, इस बजट में हम देखना चाहते हैं, इस बजट में हम देखना चाहते हैं कि आप कितने लोगों को पक्के मकान देंगे। तो इन्होंने एक और बात मैं अंतिम कहना चाहता हूं, समय की कमी का आपने मुझे बताया। इन्होंने अपने बजट में कहा कि 315 इनके मैनिफेस्टो में है कि 315 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे इनकी सरकार में। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए इनका प्रपोज्ड बजट, इस प्रपोज्ड जो वैल्यू है वो कितनी रखेंगे, और इस बजट में उसमें कितना प्रावधान रखेंगे, या फिर अंतिम साल के लिए फिर एक लॉलीपॉप बचा के रखेंगे कि हो ये तो हमने शुरू तो कर दिया, अभी पूरा ठीक है। तो ये सर, धन्यवाद। ठीक है, प्रदर्शनी जी आप कुछ क्रॉस करना चाहते थे वो कर लीजिए, समय जी। ज्यादा नहीं है, मुझे सुभाष सप्रा जी की तरफ जाना जी है। जी 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 मैं ये बोलना चाहती कि नवीन जी ने प्रधानमंत्री के मतलब बोला था कि घरों के बारे में बात की कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में शायद नवीन जी को भी पता ही होगा, और किस तरीके से, मैं ज्यादा हर प्रदेश के बारे में नहीं बताती हूँ आपको। अभी नायाब सिंह सैनी सरकार ने अभी कार्यक्रम हुआ था जहां पे लगभग 2000 से ज्यादा लाभकार लोगों को प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत बहुत लोगों को घर मिला है, और जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं कर रखी थी कि इस तरीके की योजना से भी लोगों को घर मिल सकते हैं। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ पर्ची और खर्ची की सरकार चलती है, और पर्ची और खर्ची की सरकार चलती है, और सिर्फ अपने ही लोगों को, ले रहा था। जी जी, सिर्फ अपने ही लोगों को, या एक पर्टिकुलर गोत्र को या एक पर्टिकुलर जिले को ही लाभ दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हरियाणा के हर वर्ग को लिया गया है, हर व्यक्ति को लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बोला है कि आखिरी छोर में भी जो रखा हुआ व्यक्ति है उसको भी हम लेके आएंगे और उसको भी आगे करेंगे। ये एक ऐसी व्यापक दृष्टि की सोच है, जो व्यापक दृष्टि की सोच के साथ काम भी हो रहा है, ये काम भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, बेहतर तरीके से धरातल पर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रिजल्ट भी मिलना जरूरी होता देखिए है। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर नहीं होता तो तीसरी बार मोदी 3.2 नहीं, एनडीए केवल 10 सेकंड में एनडीए बोलिए, भारतीय जनता पार्टी बोलिए, हम तो अपने सारे सहयोगों का पूरा आदर करते हैं, ना कि इंडिया गठबंधन की तरह कि जिसको कहते हैं अभी प्यार है, अभी मोहब्बत है, लोकसभा में मोहब्बत थी, फिर अलग अलग हो गए। हम कौन जरूरी होगा क्योंकि जो पिछला बजट निकला था वो बीजेपी का था, अभी एनडीए का बजट आ रहा है, ये भी खामखा वाला हाल इनका हो गया है। वंशिका जी, कतई 10 सेकंड में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, कतई 10 सेकंड में। देखिए, जब हम 4 करोड़ घरों की बात करते हैं और उसमें जो हम कहते हैं कि 2000, तो 2000 ये प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश की बात हो रही है नवीन जी, प्रदेश की बात हो रही है। और इससे भी पहले भी बहुत नहीं, आप गलत कोट नहीं कर सकते मैं सर, गलत नहीं, सर आप गलत कोट कर रहे हैं, सर आप गलत कोट कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं सर आप गलत कोट करने के बाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। दूसरी बात, हरियाणा की परिस्थिति ये है, तरीके से ये बात कर रहे हैं, इनको शायद हरियाणा की परिस्थिति ये है कि 3 किस्तों में मकान बनता है, और जब एक गरीब का मकान अलॉट होता है तो 3 किस्तों में बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक किस्त आ गई, उस गरीब ने अपने घर की पंजाब नींव में भर कितने दी, लोगों को घर दिए, दूसरी किस्त नहीं आई, पंजाब में कितने लोगों को घर दिए, किस्त नहीं आई, पंजाब में कितने छत लोगों नहीं को दे घर पाए दिए, गरीब। सिर्फ बांटी आपने, कोई बात नहीं, सिर्फ आपने शराब बांटी है, सिर्फ आपने शराब बांटी है, सिर्फ आपने शराब बांटी देखिए, है। इस चर्चा को हम बड़े अच्छे तरीके से नहीं चला रहे नवीन हैं। जी, सिर्फ आपने शराब बांटी है दिल्ली के और लोगों अभी को, 11 बजे दिल्ली के के बाद लोगों को हम कितने लोगों दिए को आपने? रुकना भी पड़ेगा। नहीं हम कैसे इंतजार हो गए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। मैम नहीं, प्लीज चर्चा आगे बढ़ने दीजिए। अभी सिर्फ हम नौकरी पे बात कर पाए हैं, कृषि पे बात कर पाए हैं,
और महंगाई पे बात करता है। अभी तो बहुत सारे सेक्टर है मैम, अभी बहुत सारे सेक्टर है जिन पर हमें बात करनी है। चलिए बिल्कुल जी, अभी सुभाष सप्रा जी हमारे साथ शास्त्री जुड़े हुए हैं। व्यापार को लेकर मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, व्यापार को लेकर और व्यापारी जो है इस वक्त किस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए बजट आ जा रहा है, ये बड़ा सवाल, सभी लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। व्यापार के सेक्टर में भी पूछना चाहूंगी किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। देखो, अभी सिर्फ 3-4 साल पहले कोरोना की मार रही है व्यापार पर। पूरा देश बंद था, पूरा प्रदेश बंद था, जहाँ पे कोई भी नहीं था वहाँ पर व्यापारी, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है, ये छोटे छोटे जो रेहड़ी वाले हैं उन्होंने भुगता है, यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्होंने भुगता है। हम देख रहे थे हर चैनल पे चल रहे छोटे छोटे मजदूर जो बेचारे, जिनको 500 रुपये या 200 रुपये एक दिहाड़ी मिलती है, वो अपने घरों में लौट गए। और अभी तक जो है ना, जो अर्थव्यवस्था है, चाहे हम कहें भाई आज हमारी 5वें नंबर पे है और बहुत बड़ी जो वर्ल्ड की एजेंसी ने मतलब जो है वो डिक्लेयर करती है भाई इंडिया इज 5th इन दी वर्ल्ड, जो यहाँ की जो इकोनॉमी है, परंतु साथ साथ मैंने अभी आपको बताया, ये पहले की बात नहीं है, ये सिर्फ कल की बात है। कल मैं अपनी बिल्डिंग के लिए 4-5 मजदूर लेने के लिए वहां पे गया और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। वो भी तो व्यापार है, व्यापार मीन रोजी रोटी, जहाँ से उनका जीवन यापन हो सके मतलब। और वही हाल आज बाजार, अब जहाँ हम बैठे हैं, साथ साथ हमने देखे छोटे छोटे बाजार है, वहां पे मतलब व्यापार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो मीडियम जो वर्ग है, जीएसटी साथ में इनकम टैक्स 50% से ज्यादा एक मतलब जो है ना, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स की इतनी मार है। चाहे हमारे यहाँ पे जो रिटर्न भरने वाले, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं जी, वो 7.51 करोड़ थे 2022-23 में, और अब 8.18 करोड़ हैं। परंतु लोग जो है ना टैक्स नहीं देते, रिटर्न तो भरते हैं परंतु टैक्स देने वाले सिर्फ 2 करोड़ है। अब व्यापारी वर्ग की जो टैक्स चोरी भी बहुत करता है, ये भी व्यापार का हिस्सा है। गवर्नमेंट को व्यापार पे इस तरह से भी नियंत्रण करना चाहिए। व्यापारी जो है 2 नंबर में, चाहे वो जितने मर्जी वो फार्म बना ले, सरकार जितने मर्जी जीएसटी के फॉर्म बना ले, जीएसटी की भी वो 2-3 कॉपी रखते हैं, वो किस तरह से कौन सी वहां पे किसके थ्रू माल भेजना और किसके थ्रू नहीं भेजना। हाँ जी, तो छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी जो कई बार नकली चीजें उसको भेजनी पड़ती है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ब्रांडेड है, वो इतनी महंगी है, वो बिक नहीं पाती। तो व्यापार जो है ना, गवर्नमेंट को व्यापार के लिए भी, क्योंकि हमारा जो देश है व्यापार पर आधारित है, जहाँ कृषि तो है ही है, कृषि प्रधान देश है, परंतु यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, छोटा व्यापार है। तो गवर्नमेंट को इसमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, व्यापार के लिए एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एजुकेशन के साथ साथ जो स्किलनेस है वो बहुत जरूरी है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और वो व्यापारी बनकर अपना काम कर सकता है, मतलब उसको रोजगार मिल सकता है। गर्ग साहब का फेवरेट टॉपिक है सुभाषी, इस पर जरा बात कर लेते हैं। गर्ग साहब, आपके फेवरेट टॉपिक पर आ गए। व्यापार की बड़ी बात आप हमेशा ही करते हैं, जब भी करते हैं, और आपको क्या लगता है इस बजट में ऐसा क्या खास होना चाहिए कि व्यापारी वर्ग को, चाहे वो एक छोटा व्यापारी हो चाहे वो एक बड़ा व्यापारी हो, उसको राहत मिल सके? देखिए, जैसे सुभाष जी ने एक बात कही, टैक्स चोरी का मामला, मैं उसको बोलता हूं 2 नंबर का काम। अगर 2 नंबर का काम सरकार ने बंद करना हो देश में, टैक्स में सरलीकरण करने की जरूरत है। मैं सुभाष जी की बात पर सहमत हूं। एक व्यापारी 100 रुपए का सामान लाए, 28 रुपए उसके ऊपर जीएसटी दे, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी दे, और जब वो पक्के में लाएगा और पक्के में बेचेगा तो इनकम दिखानी पड़ेगी 30% उसका इनकम टैक्स दे। व्यापारी कहाँ जाएगा? आज स्थिति क्या है, एक दुकानदार 100 रुपए का सामान दिल्ली से लाया हरियाणा के अंदर, उसने 105 का बेच दिया। ना लेखा देखा की जरूरत है, ना वो फंडे की जरूरत है, कस्टमर भी राजी, दुकानदार भी राजी। तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है, ये भारी भरकम जो टैक्स लगाए गए। एक बात आपने ये नहीं कही, जब कोरोना था, कोरोना के समय में दुकानें बंद थी, सरकार ने बंद दुकान का बिजली का बिल ले लिया,
पानी के बिल ले लिए, हाउस टैक्स ले लिए, बैंक के ब्याज लिए। व्यापारी कहाँ? व्यापारी लूटा ही लूटा, जी आपके सामने है। अरे यहाँ तक कि मैं आपको एक नहीं बात बताता हूँ, जहाँ किसान की बात आई, किसान का मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। किसान सदियों से अपनी फसल मंडी पे लेकर आता, क्यों मैं एक आड़ती हूँ इसलिए बताना चाहता हूँ। वो फसल मंडी में लेकर आता था, अनाज मंडी के बाहर एक मंडी गेट होता था, वो आज भी हमेशा गेट है वहां पे, मार्केट कमेटी के अधिकारी वहां बैठते थे। किसान की फसल आई 3 पर्ची मिलती थी, एक पर्ची मार्केटिंग बोर्ड के पास, एक पर्ची होती थी किसान के पास, एक पर्ची किसान देता था आड़ती को जिसको माल बेचता था। मंडी में माल लेकर आता था, तुरंत ही माल 2 घंटे के अंदर माल बेचकर पैसे लेकर घर चला जाता था। ठीक है गर्ग साहब, एक बार तस्वीरें भी दिखाते जा रहे हैं हम जरा दर्शकों को अपने। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्योंकि आज ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है इतिहास में। जब भी हम देखते हैं पिछले 7 बार से तो 6 बार से अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हम देखते आ रहे हैं, और कुछ इस तरह की तस्वीरें जो रिचुअल्स के तौर पर हम देखते आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, और अब ज्यादा समय बचा नहीं है क्योंकि देखिए आधे घंटे से भी कम का समय है, और मैं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट में अब निपटाया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। तो गर्ग साहब थोड़ा शॉर्ट में निपटा दो जिससे कि आगे भी बढ़ जाए। शॉर्ट में लूंगा, हाँ विनय, बिल्कुल शॉर्ट में लूंगा विनय, बिल्कुल शॉर्ट में। मैं बताना चाहता हूँ, ये ऑफलाइन जो परचेज होती थी किसान खुश था। आप किसान से तसल्ली कर लो, एक भी किसान नू कह दे भाई हमें ऑनलाइन पोर्टल चलना माल बेचना है, पोर्टल चलता नहीं। पोर्टल पे किसान अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, जल्दी रजिस्ट्रेशन होती नहीं, जल्दी से माल बिकता नहीं। 100 क्विंटल सरसों अगर किसान अपना लेकर जाता मंडी पे, वो कहता है आपकी तो 15 क्विंटल दर्ज है, 85 क्विंटल कहाँ बेचेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या किसान के लिए है। जहाँ आपने बात करी भाई आम महंगाई की बात है, आज दूध पे, दही पर, कपड़े पे, चीनी पे, जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक टैक्स नहीं था। इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया, टैक्स लगाकर गरीबों का मुंह का निवारा छीनने का काम किया। ये कहते हैं गरीबों को हम मकान बना के देंगे। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ मकानों को, जो गरीब आदमी रहने के लिए 1 कमरे का या 2 कमरे का मकान बनाए, उसको बिना ब्याज अगर सरकार लोन भी दे देगा तो भी गरीब आदमी अपना मकान बना लेगा। आज तक हमेशा सरकार कहती है हम गरीबों को मकान बना के देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर कितने लोगों को गरीबों को मकान बना के दिया? यहाँ तक कि अभी तो आंकड़ा दिया बजरंग भाई आपको, अभी तो आंकड़ा दिया मैंने अभी आपको। आपने खाद के बाद कहा, आपने खाद की बात कही। खाद के लिए माता बहने सुबह 5 बजे लाइन पर रखती है। चलिए गर्ग साहब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बड़ी पुरानी समस्या है खाद वाली, तो आज से नहीं है, जो हम दशकों से देखते आ रहे हैं। ठीक है विजेंद्र रेड्डी साहब सवाल में जिससे फिर अभिषेक जी के पास भी जाना है। मेघराज जी ठीक है आप फिर से किसानों के मुद्दे पे चले गए हैं जी। चलिए व्यापारियों की भी बात करें तो उसको जरा निपटा लें और भी लोगों का जरा नजरिया जान ले इस पे सर। बिल्कुल रजनदास जी, ठीक है गर्ग साहब ठीक है। चलिए विजेंद्र रेणु प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ बने हुए हैं। लगाने का काम किया है। ठीक है जी रेणु जी से आप सवाल। हाँ बिल्कुल रेणु जी, आपसे पूछना चाहूंगी व्यापारी वर्ग को लेकर इस बार बजट में क्या कुछ राहत मिल सकती है, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? हाँ देखिए मैडम जी, व्यापारी जो है देश की उन्नति के लिए बहुत ही एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यापारी को आगे बढ़ाना है तो देश आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात व्यापारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आज प्रदेश का, अपने प्रदेश की बात करूं तो अपने प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं और देश में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो प्रदेश का और देश का व्यापारी सबसे पहले सुरक्षित हो जी, क्योंकि वो एक ही जगह बैठ करके फैक्ट्री में, दुकान पर अपना काम करते हैं और आज उनमें असुरक्षा की बहुत बड़ी भावना बढ़ी हुई है। किस प्रकार से हिसार में एक व्यापारी के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, पानीपत में गोलियां चलती हैं, सोनीपत में गोलियां चलती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारी के लिए मैं मानता हूं सुरक्षा का होना चाहिए। और दूसरी बात, व्यापार को यदि आपने आगे बढ़ाना है
तो व्यापारी को बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई टेंशन ना बने। व्यापारी के ऊपर हमेशा टेंशन बनी रहती है कि भाई आज कोई भी व्यक्ति, यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी अपना इंस्टीट्यूट में चला जाता है, सामान्य व्यक्ति किसी की फैक्ट्री में एंट्री करता है, दफ्तर में एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी के मन में सबसे पहले ये बात आती है कि ये कौन आ गया भाई, ये पता नहीं क्या पूछ लेगा, क्या दे देगा। तो इसके लिए टैक्सों का जो सरलीकरण है वो सबसे मेन है, वो सरलीकरण होना चाहिए और टैक्स भी इतना होना चाहिए ताकि उसको ब्लैकमेल ना करना पड़े। अभी जैसे बातें चल रही थी, हाँ जी, ये सत्य है कि 2 नंबर में काम बहुत ज्यादा होता है और 95% मैडम जी 95% के लगभग लोगों को काम 2 नंबर का करना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने इतने हैवी टैक्स लगा रखे हैं। उन टैक्सों को पूरा करने के लिए महंगाई इतनी ज्यादा है, यदि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाना है या कोई और अन्य कार्य करने हैं, व्यापारी के पास जाता है, सामान खरीदने के लिए जाता है, तो वो कहता है भाई पक्के में इतने का मिलेगा और कच्चे में इतने का मिलेगा। तो जो आदमी पहले से ही महंगाई से त्रस्त है तो वो पक्के पे न जाकर के कच्चे पर जाने का काम करता है, भाई मुझे बिल की जरूरत नहीं है, आप मेरे को माल दे दो, बस इतने में दे दो। और यदि आपको कहीं सबमिट करना है तो आपको पक्के में जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की सत्य बात है विनय जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रेड्डू साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और कैबिनेट ने आम बजट को मंजूरी दे दी है। और जैसा कि एक जो हम बता रहे थे, जिस तरह से शुरुआत से चलता आ रहा है, कैबिनेट में ये बजट रखा जाता है, वहां से आम बजट को लेकर ये मंजूरी दे दी जाती है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक से आपको बता दें ये मंजूरी दे दी गई है। रेड्डू साहब 10 सेकंड में आप प्लीज अपनी बात खत्म करें, जिससे कि आगे बढ़े और दूसरे टॉपिक पर भी आए। हाँ विनय जी, बस यही लास्ट वाली बात मैं कहना चाहूंगा कि भय मुक्त व्यापारी होना चाहिए। व्यापारी के ऊपर किसी प्रकार का भय न हो, टैक्सों का सरलीकरण होना चाहिए। टैक्स इस प्रकार, टैक्स जरूरी है गवर्नमेंट का शासन चलाने के लिए, लेकिन टैक्स इस प्रकार से हो कि व्यापारी भी उसको वजन ना समझे और आम कस्टमर भी उसको आराम से पे करने का काम कर सके, ताकि देश का भी विकास हो और महंगाई भी कंट्रोल हो। चलिए विजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। मेघराज यादव, प्रवक्ता जीजीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेघराज जी, देखिए रेणु जी ने भी ये वाली बात बोली है कि जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा की, अगर खासतौर से बात की जाए। लेकिन फिलहाल हम व्यापारी के जो व्यापार है उसको लेकर बात कर रहे हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार जो बजट पेश होगा उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्या कुछ अलग उनके लिए इस बार रह सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो जहाँ बात की जाती है कि ट्रेड करने के लिए आपको वो एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा जिससे कि जो व्यापारी है अपना व्यापार अच्छे से कर सके। तो ये तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जहाँ आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर से पूरे देश के अंदर आज व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत जो है क्षमता में है, दुविधा में है कि वो अपनी सेफ्टी कैसे कर सके। जहाँ हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, जहाँ पूरा फोकस एजुकेशन को लेकर डॉक्टर इंजीनियर की तरफ है, हमें इस तरह के जो है कोर्सेज लाने चाहिए जिसकी वजह से वो अपना ट्रेड कर सके। जो किसी भी देश को अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था 1 या 2 नंबर पर लेके आनी है, जब तक आपका जो व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित होगा, तब उसको वो सब साधन मिलेंगे जिससे वो डेवलपमेंट कर सके। आज कुछ पोर्टल पे कुछ चीजें आई हैं, जैसे अभी हमारे तरफ का एक बोल रहे थे कि सब चीजें पोर्टल पे डाल दी गई है, लेकिन पोर्टल पर डालने के बावजूद भी वो इतनी सरल नहीं है कि आप उससे जाके आराम से अपनी एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और जो आपको व्यापार करना उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। कमाल है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ थे। बताइए, इनको ये भी नहीं पता है कि पोर्टल की आज सुविधा कितनी आसान हो चुकी है। कमाल की बात है मेघराज जी, आपको खुद मालूम है कि आज से पहले क्या 2014 से पहले, मेघराज जी जवाब दीजिए कि 2014 से पहले क्या पोर्टल की सुविधा भी थी? आपसे जो कह रहे हैं हम क्या किए, आपका रूप अब पता लग गया है। नहीं, गलत कोट मत करिए। क्या आप आज व्यापारी की हालत क्या है, आप उनकी सिक्योरिटी देखिए। कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं आप। मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पिछले 3-4 महीने में व्यापारी की कंडीशन देखिए कैसे हो गई है। आप किसी और को बोलने नहीं दे रही है। जब से मैं देख रहा हूँ जो भी प्रवक्ता बोलता है नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, समय ज्यादा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप आपस में गर्माहट पैदा करें, क्योंकि आप दिल्ली और पंजाब संभालिए। आप कहाँ पे, आप किस बारे में बात करें, किसी और को दिल्ली और पंजाब मैं क्यों संभालूंगी?
आज जो व्यापारी वर्ग की कंडीशन है आप उसको देखिए, हर जगह दिल्ली और पंजाब में क्यों संभाल गोलियां चल रही है। कंफ्यूज हो गया मेघराज जी। चोला चलिए बदला आगे आप बढ़ाओ देख सर, आगे लीजिए, बढ़ाओ। उनको पता नहीं मेघराज जी आगे बढ़ाओ। पता नहीं इन्होंने ठीक चोला है। बदल लिया। चलिए समय बहुत कम है और मैं चाहूंगा कि अब सिर्फ कट टू कट बात हो, इनको knowledge ही नहीं है। किसी से भी बात हो। अभी हम कह रहे हैं अपने प्रदेश की, आप उसको स्वीकार कीजिए। क्या व्यापारी के ऊपर बोल रहे यादव साहब इन्होंने चोला बदल लिया है। लगा दिए गए हैं और यही चाहते हैं हम भी कि अब जो बजट आएगा उस बजट में व्यापारी को ध्यान दिया जाए। अरे मेघराज जी, आप राजनीति में थोड़ा अपडेटेड रहिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, डिबेट को आप ठीक मोड़ है। के रिवर्स करके झा देख साहब, लीजिएगा। झा साहब आपके पास आ जाता हूँ क्योंकि मुझे नवीन जी से भी लेनी पता है। नहीं। ठीक है गर्ग साहब, गर्ग साहब केवल 10 मिनट बचे हैं, बड़े शॉर्ट में निपटानी मुझे चीजें। गड़बड़ कर चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं- नवीन जी मैं- शॉर्ट में मैं एक बार एक बता बात दीजिए, कहता व्यापार को हूं, लेकर जहाँ आपको मेरा क्या लगता है साथी कि का क्या बॉर्डर चीजों की पर बात। फोकस होना चाहिए इस बॉर्डर बजट में दिक्कत है। में? उसके बाद में सरकार बहुत का इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे बहुत अभिषेक जी से भी कम लेनी है। करता नवीन जी एक बार आप अपना नजरिए पेश किसान करें। अपनी फसल को रजिस्ट्रेशन कराने ठीक है, गर्ग के साहब, लिए गर्ग साहब, ठीक उनको है। दिक्कत आती है। हाँ ठीक है गर्ग साहब, आ रहा हूँ, आऊंगा। तो व्यापारी की जहां तक बात है, इसमें मैं 3 चीजें देखता हूं। एक तो टैक्स का जो सरलीकरण है वो होना बहुत अनिवार्य है। ये मुद्दा बजरंग दास गर्ग जी ने भी उठाया, तो मतलब उसको रिपीट करना मुझे नहीं लगता रेलेवेंस है। नंबर 2, क्राइम की जो बात है वो हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्राइम से इतना डरा हुआ हरियाणा का व्यापारी है, वो पलायन कर सकता है। उसका कौन जिम्मेदार होगा उस बिजनेस का? वो जो नुकसान हरियाणा के लोगों को होगा, नौजवानों को होगा जिन जो वहां पे रोजगार कर रहे हैं। 2 चीजें तो ये। तीसरा, जो लार्ज स्केल के एम्प्लॉयर हैं, जो बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। ये भी एक फैक्ट है, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही है और सरकार बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है स्किल्स डेवलपमेंट में, परंतु क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयज का ना होना भी एक बहुत बड़ा ट्रबल है कंपनीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए ऑपरेशनल अच्छे तरीके से होने में। सो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सरकार ये क्या करेगी? इससे 2 चीजें, 2 एजेंडा आप मीट कर सकते हो। नंबर 1, आप लोगों को ट्रेंड करके एम्प्लॉयबल बना सकते हो। नंबर 1, सो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला है उस नंबर को आप कम कर सकते हो। दूसरी चीज, जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को आप ये होप एंड स्कोप दे सकते हो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वी कैन गेट यू ट्रेन्ड मैन पावर, जो कि हो नहीं रहा है हरियाणा में, बहुत ही कम स्केल पे हो रहा है। और जो हो रहा है उसकी एक्यूरेसी इतनी डाउन है कि अगर आप डेटा और फैक्ट पे जाएंगे, उसकी एक्यूरेसी नॉट इवन मेजर्ड अप्रोप्रिएटली। सो उस स्तर पे सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं उस पे सरकार को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए। जैसा आप क्या कहेंगे, व्यापार के नजरिए से देखा जाए, बहुत सारे टैक्सेस की बात हो रही बार बार, उसमें राहत देने की भी बात हो रही है, आपका क्या मानना है और आप क्या चाहते हैं कि व्यापार के नजरिए से अगर देखें, उस क्षेत्र के नजरिए से देखें, तो इस बजट में क्या कुछ बेहतर चीजें होनी चाहिए? हो देखिए, जहाँ तक टैक्स का सवाल है, व्यापार की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसके लिए पहले भी बहुत सारे प्रावधान और स्कीम्स ऑलरेडी हैं, बट इसे थोड़ा और भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकली जो है, जो इनके दिक्कतें आ रही है, चाहे वो स्किल्स हो, ट्रेनिंग हो, या फिर और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, टैक्स की जो बात है, सरलीकरण की बात है, सिंप्लीफिकेशन की बात है, तो अगर हम देखें रिसेंटली, तो जो जितना टैक्स, जैसे जीएसटी की हम बात कर ले, तो जितना सिंप्लीफिकेशन था स्टार्ट में, टैक्स के मतलब इवेजन भी इतने ज़्यादा थे, तो जैसे जैसे इन्हें स्ट्रिक्ट करना पड़ा, चूंकि टैक्स के इवेजन रोकने के लिए स्ट्रिक्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के बीच में सामंजस्य लाना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता लाना पड़ेगा, सो दैट कि व्यापारियों को ये इतना कॉम्प्लेक्स भी ना लगे और साथ ही साथ टैक्स की चोरी भी ना हो। तो वो एक बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। साथ में साथ हम ये कहें कि हम नागरिकों को भी अपना जिम्मेदारी, वो एज ए कंज्यूमर भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सपोज दैट आप देखते हैं कि शादी ब्याह का मामला है, कोई भी लाख रुपए की ज्वेलरी ले लेगा, लेकिन वो 3% मात्र एक जीएसटी है उस पे, 3000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए वो कच्चे पर्ची ले लेते हैं या बिल नहीं मांगते हैं। और ये चीजें अब आप देख सकते हो कि ये चीजें जैसे कि बहुत सारे इसमें आते हैं कि जो परंपरागत दुकानें हैं, वहां से लोग मॉल शिफ्ट कर रहे हैं, और ये इसका भी रीजन है कि आप अगर कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तो आपको धीरे धीरे जो है
आउटडेटेड होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आ रही है इसमें। जी। मैंने कहा था कि सिंपली टैक्स की सिंप्लीफिकेशन कर देने से टैक्स की चोरी तो नहीं रुक जाएगी। सिंप्लीफिकेशन करने से इवन पहले भी सिंप्लीफिकेशन टैक्स चोरी पर ज्यादा फोकस हो, हाँ। उस चीज को कम किया जाए तो बिल्कुल बेहतर बिल्कुल। होगा। उसके लिए तो उपाय दोनों करें। तरफ से, जैसे अगर गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो हमें भी उतना जिम्मेदार होना पड़ेगा कि सो दैट कि हम भी एक ईमानदार नागरिक की तरह हम भी पे करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जो चीजें हैं उसे हम एज इट इज समझने की कोशिश करें कि हमें कहाँ। ठीक है, 4-5 मिनट बाद सब बजट का भाषण शुरू भी हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ शॉर्ट में निपटा देते हैं कि ओवरऑल क्या चाहता है। सत्ता पक्ष का कहना है तो बेहतर होगा सभी वर्ग के लिए, तो क्या वो देख रहे हैं इसमें, और विपक्ष का कहना है कि भैया इस वर्ग के लिए बेहतर हो, तो उनका क्या कहना है। मैं बीजेपी चाहूंगा से प्रवक्ता हमारे साथ हाँ। प्रदर्शनी जुड़ी हुई है। प्रदर्शनी देखिए, आपने विपक्ष को भी सुना जी। और साथ ही जो भी पैनल हमारे साथ जुड़ा है उनको भी सुना आपने। व्यापार वर्ग को लेकर भी कहते हुए नजर आए हैं, टैक्स को लेकर भी बात हो रही है, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी राहत देती हुई नजर आएगी? देखिए, मैंने जब डिबेट का हमारा स्टार्टिंग ही हुआ था और मैंने तभी आपको बता दिया था कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो 8.2 की हुई है, ये अपने आप में एक अद्भुत है, अलौकिक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हमारे देश में, मैंने आपको बता रखा था। एक मिनट बजरंग भाई प्लीज कौन सी प्लीज पॉइंट अलौकिक हाँ। ग्रोथ कौन सी होगी प्रियदर्शनी? जी, मैं बताती हूँ ना, मुझे कौन सी कंप्लीट करने अलौकिक ग्रोथ दीजिए। है? कौन सी आपको अलौकिक दिख ही रहा है 8% का नंबर, 8% टू कौन सा अगर नंबर है? इन्फ्लेशन ये किस चीज का नंबर है प्रियदर्शनी जी? इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे है? अगर कम हो गया आप है जानते तो हैं सरकारी आंकड़ा है जीडीपी सर, रेट देश की कहाँ सरकारी पर आंकड़ा है पिछले नवीन जी, सरकारी आंकड़ा एवरेज है, जीडीपी सरकारी रेट आंकड़ा क्या है। रही थी? आप अपनी दिल्ली अपने नहीं संभाल देश पा रहे में हैं, आप क्यों मुझसे आंकड़े डुबोया? पूछ रहे हैं। आप पहले अपनी देश दिल्ली को संभाल 4 लीजिए, गुना कर्जे पे पहले क्यों आप लेके अपनी गए? दिल्ली संभाल आप लीजिए। हरियाणा प्रदेश को 70,000 दिक्कत ये करोड़ से है 3.5 कि लाख अपना करोड़ घर पे क्यों संभालता लेके नहीं है, गए? दूसरों के घरों को अपने संभालने के लिए आ देश जाते हैं। की रहने दीजिए। अर्थव्यवस्था तीन मिनट बचे। अर्थव्यवस्था को नहीं, क्यों मैं ले लूंगा डुबोया है? फाइनल कमेंट 80 लाख से ज्यादा 80 लाख से ज्यादा इन्होंने जॉब पूरे हम देश को 2030 में कर्जे देने में वाले डुबो दिया। हैं। 50 मुझे कंप्लीट लाख करने करोड़ दीजिए, का मुझे जो देश की कर्जा जनता को था बताना वो है। आज 2 नहीं, लाख करोड़ रुपए से भी 80 ऊपर हो लाख गया से है। ज्यादा हम हिंदुस्तान लोग के जॉब प्रोवाइड हरियाणा करने वाले प्रदेश हैं में तो 2030 अच्छी बात है, आप आंकड़ा बता रहे हैं, अच्छी बात है। आज 3.5 लाख सरकार करोड़ जो रुपए है, हो गया है। नवीन जी, थोड़ी देर इनको का वक्त है। झूठ पता और लग जाएगा कि तूफान, देश में किस झूठ तरीके से और उन्नति होती है। बहकाने के ये अलावा सरकारी आंकड़ा भारतीय है। जनता पार्टी के पास पाँच एक बिल्कुल, भी बस आंकड़ा 4 मिनट नहीं में है। बाकी है, थोड़ी देर बाद में बजट पेश हो जाएगा। नवीन जी, प्रदर्शनी नवीन जी, आप ऐसे नहीं चलेगा, बताइए, बहुत बढ़िया चल रहा है। सत्य आप बताइए, आपके सारे आप कौन सी पार्टी है? आपके बारे में चर्चा नवीन जी, करके नवीन जी, देखिए थोड़ी देर का समय है। नवीन जी, आप प्लीज सुनिए, प्लीज। नहीं, इनके बोलने जो बात आप ये कह रहे डरे हैं, हुए, नवीन ये जी। डरे हुए जनता ये जानती है कि ये डर लगे, कितनी जनता इस बार इनको बता नहीं चुकी है। नहीं इनको आधा पता रास्ता है। इनको देखिए नवीन जी, थोड़ी देर का ही समय है, जनता को भी दिख जाएगा। बजट पेश होने वाला है, थोड़ी देर बाद बजट पेश होगा और सारी तस्वीरें बजट के के सामने पता चल जाएगा कि क्या जी। सोच रहे हैं। देखिए बड़ी देखिए बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। थोड़ी देर में होगा बजट, देश का आम बजट पेश होगा। देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी नवीन जी ये कह रहे थे कि अब अभी आपको मैंने बोला कि थोड़ी देर का समय बचा है, बजट पेश हो जाएगा। सारी जो मिसकंसेप्शंस जो चल रही है वो सभी क्लियर हो जाएंगी, सभी विपक्षी पार्टी की भी, सत्ता पक्ष की भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ा ही समय बचा है, हालांकि 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी सदन की। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे अब रहे 1 से हैं। 1.5 मिनट का समय बचा है। सुभाष जी, आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि देखिए हर बार हमें पता होता है किन सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है पिछले 1.5 से 2 दशक की अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी मिला है, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि इन सेक्टर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया जाए इसमें? देखो, कल जो इकोनॉमिक जो सर्वे आया है आर्थिक, वो मैंने सुना है, देखा है। अब इसमें इन्होंने मतलब यही बताया भाई निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु हमारी जो सरकार से ये प्रार्थना है मोदी गवर्नमेंट से, मैडम वित्त मंत्री जी से, आप प्राइवेट को बढ़ाइए, जरूर बढ़ाओ, परंतु यू कांट इग्नोर पब्लिक सेक्टर। अगर आप यहाँ गुड़गांव जैसे शहर में अगर आप फोर्टिस हॉस्पिटल या आर्टिमिस बना देते हैं, इतने बड़े बड़े जहाँ पे 2-4 दिन में एडमिट कोई छोटा सा पेशेंट या मजदूर जाता है, जा ही नहीं सकता, वहां पे 2-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं, आपको साथ साथ सिविल हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बड़े बड़े कॉलेज प्राइवेट बनाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, जहां आम जनता, मजदूर, गरीब बच्चा, जहां 200-400 रुपए में, 2-4 हजार रुपए में उसका बच्चा पढ़ जाए और उसका सपना पूरा हो जाए। इसी तरह से साथ साथ आपने एमएसएमईज पे भी इन्होंने जोर दिया, भाई उसका विस्तार किया जाएगा। अब इसमें
मैं आप बार बार यही कह रहा हूं, आप एजुकेशन तो दे देते हैं, बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, स्किलनेस नहीं होती। अब यहाँ पे गुड़गांव जैसे शहर में 500 बड़ी बड़ी कंपनीज के जो MNCs हैं, उनके ऑफिसेज हैं, बट वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा नहीं लेना चाहते, गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा नहीं लेना चाहते। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर गरीब बच्चा पढ़ता है, जनता पढ़ती है, तो उसको स्किलनेस की आपको जो है ना उसके लिए स्कीम, मतलब उसको यू विल हैव टू ट्रेन देम, वहां पे आपको एजुकेशन इस तरह की देनी पड़ेगी। इसी तरह से बिल्कुल इसमें मैंने पहले भी बताया, जो शिक्षा और रोजगार का जो अंतर है, यहाँ भी वही स्किलनेस वाली बात आ जाती है। इसी तरह से उन्होंने ये कृषि पे भी उन्होंने बोला जी विकास का इंजन चलेगा, उसके लिए आपको किसानों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको जो आधुनिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये नहीं आपने उनके खाते में जी इतने पैसे डाल दिए, चाहे वो वोट बैंक है या नहीं है, तो आंदोलन को क्यों मजबूर होते हैं। उनको जो MSPs हैं भाई, उनका नुकसान ना हो, उनको आपको सुरक्षित करना पड़ेगा किसी भी तरह से। साथ ही साथ बिल्कुल आपको हर तरह से मतलब जो है ना हर वर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल इस बजट में हमारे साहब माफ करना गर्ग साहब, मैं दोबारा जोड़ूंगा आप सभी को, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो अभी लोकसभा की कार्यवाही